बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज के लेक्चर इंटरनेशनल लॉ के बारे में। और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नेचर, ओरिजिन और जो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं वो क्या हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो जनाब, रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन जो डील करते हैं कंडक्ट ऑफ स्टेट के साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यानी वो रूल्स जो स्टेट्स का आपस में रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का स्टेट्स के साथ रिलेशन को डील करते हैं, और इन दोनों के एक दूसरे के साथ, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशन और एक स्टेट के एक स्टेट के साथ रिलेशनशिप, और इन दोनों के आपस में रिलेशन को डील करते हैं और किसी पर्सन को भी डील करते हैं। ठीक है। और उसकी नेचर चाहे नेचुरल होती है या जुरिडिकल होती है, ये इंटरनेशनल अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये डेफिनेशन है इंटरनेशनल लॉ की। एक ओपनहाइम की भी डेफिनेशन है, अगर आप वो भी करना चाहें तो आप वो भी उसको भी इसकी जगह पे कर सकते हैं। तो ये है इंटरनेशनल लॉ, रूल्स और प्रिंसिपल्स जो डील करते हैं कंडक्ट ऑफ स्टेट के साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आपस में रिलेशनशिप को डील करते हैं। अब सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो जो इंटरनेशनल लॉ में हम स्टडी करते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो स्टडी होती है वो होती है लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। अगर हम जो जेनेवा कन्वेंशन है जो 1864 में हुआ था, तो उस कन्वेंशन में जो ये बयान किया गया था कि जो वॉर है, वॉर के अंदर जो इनोसेंट होंगे, जो अनआर्म्ड लोग होंगे, उनको ख़तरा नहीं होगा, उसको कोई भी आर्मी अटैक नहीं करेगी। अगर ऐसा करेगी तो इसको क्या कहते हैं, इसको वॉर क्राइम्स कहा जाता है। तो इसके साथ साथ कमर्शियल लॉज को भी हम इंटरनेशनल लॉ में स्टडी करते हैं कि कैसे एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ ट्रेड करेगी। एग्रीमेंट अगर वायलेट होगा तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और वो उनका सेटलमेंट कैसे होगा, फिर टैक्सेशन कैसे होगी, और बिज़नेस के जो लॉज हैं वो भी इसमें स्टडी किए जाते हैं कि एक कंपनी अगर ग्लोबलाइज्ड एरा के अंदर किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो वहाँ पे अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो कैसे उसका रिड्रेसल कर सकती है। फिर लॉ ऑफ सीज़ भी हम देखते हैं, हम इसको भी कहते हैं कि किस कंट्री की जो बाउंड्री है, यानी जो सी है उसका जो कोस्टल एरिया है, कहाँ तक उसके जुरिस्डिक्शन होगा। 1982 का जो यूएन क्लॉज है वो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कौन सी पार्टी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही है और कौन सी उसके अगेंस्ट है। फिर बाउंड्री के डिस्प्यूट्स में कौन सा कंट्री जो है वो स्टेटस को चाहता है और कौन सा कंट्री किसी दूसरे की बाउंड्री को हड़प करना चाहता है। तो यूटी पोसिडेटस का जो एक प्रिंसिपल है उसको भी हम पढ़ेंगे और ये चीज़ हम इंटरनेशनल लॉ में स्टडी करते हैं। फिर स्टेट जो है वो क्या होती है, जैसे मॉन्टीवीडियो कन्वेंशन है उसके मुताबिक स्टेट की एक डेफिनेशन है कि ये होगा तो वो स्टेट हो जाएगी। ठीक है। तो हम इसको भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि स्टेट के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को हम स्टडी करते हैं कि कौन से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करनी है, और ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर डील होती हैं। और क्या चीज़ ह्यूमैनिटेरियन है किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और क्या चीज़ अनह्यूमैनिटेरियन है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को भी स्टडी करते हैं कि जो भी इंटरनेशनल, वही बात है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर कोई स्टेट जो है वो अनह्यूमैनिटेरियन वे में जो है वो एक्ट करेगी तो उसको कैसे उसको पीनलाइज किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉज भी इसमें आते हैं, जैसे रोम ट्रीटी है, रोम ट्रीटी हुआ था तो इसमें किसी भी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को किस तरह से प्रोसिक्यूट किया जा सकता है इसके अंदर, अगर वो क्या करे, जेनोसाइड करे, जेनोसाइड कन्वेंशन की, यानी जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की खिलाफ वर्जी करे, या जेनोसाइड कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करे, या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफ वर्जी करे, जैसे कि जो हिटलर है उसने किया था। तो इस चीज़ को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं।
जनाब इंटरनेशनल लॉ क्या लॉ है, ये एक डिबेट है कि क्या इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। तो उसके अगेंस्ट भी आर्गूमेंट्स हैं और उसके फॉर भी आर्गूमेंट्स हैं, तो हम उन सारों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट आर्गूमेंट्स क्या हैं, कि ये एक लॉ नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इस चीज़ को के प्रोटैगनिस्ट हैं, जो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है, वो ये कहते हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल अरीना के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव नहीं होता, कोई लेजिस्लेचर नहीं होता और कोई जुडिशरी नहीं होती, इस वजह से ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है। उनका मानना ये है कि जो कि वर्ल्ड कोर्ट है, जिसको हम इंटरनेशनल वर्ल्ड कोर्ट कहते हैं, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो बड़ी लिमिटेड है और उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो स्टेट्स हैं वो अपना केस लेके जा सकती हैं। तो ये जुडिशरी जो है ये एम्पावर्ड नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आज तक जुडिशरी अपनी जो जजमेंट है वो इन्फोर्स नहीं करवा सकी उस तरह से, जिस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये या UN के चार्टर के अंदर जिस तरह से तरीक़ाकार बताया हुआ है, यानी फोर्सफुली आज तक वर्ल्ड कोर्ट किसी के ऊपर अपनी जो जजमेंट है उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकी। तो इस वजह से जुडिशरी भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि क्योंकि जो जनरल असम्बली है वो पार्लियामेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल लॉ में रूल्स हैं वो कस्टम्स पे बेस करते हैं। किस पे बेस करते हैं? कस्टम्स पे, या वो बेस करते हैं ट्रीटीज़ के ऊपर, ठीक है, या वो करते हैं जनाब जो आपके ओल्ड राइटर्स होते हैं उनके ऊपर, जैसे हुजो ग्रोटियस है, ठीक है। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि क्योंकि ऐसा है तो लेजिस्लेचर नहीं है जैसे नेशनल लॉ में है, और उसकी वजह से एग्जेक्टिव भी नहीं है, यानी जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो स्टेट खुद ही फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई थ्रेट होता है, थोड़ा बहुत तो थ्रेट होता है सैंक्शंस का, लेकिन ऐसा थ्रेट नहीं होता जैसे नेशनल लॉ में होता है। आप अगर किसी का कत्ल करते हैं तो आपको पकड़ के वो प्रोसिक्यूट करते हैं। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ नहीं है। दूसरा जो वो आर्गूमेंट फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लॉ फ्रीक्वेंटली वायलेट होता है, अक्सर ये वायलेट करती हैं स्टेट्स, तो इस वजह से इंटरनेशनल लॉ नहीं है। फॉर इंस्टेंस अमेरिकन्स क्या करते हैं, अमेरिकन्स ने UN के अप्रूवल के बगैर अफ़गानिस्तान पे हमला किया, तो ये क्या है? ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। इस तरह से जो सद्दाम ने अटैक किया था, किसके ऊपर अटैक किया था? कुवैत के ऊपर अटैक किया था, तो वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी, ठीक है। तो वो UN चार्टर की वायलेशन थी कि वो किसी की टेरिटरी के ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा है, जबकि जो 2(4) है जो आर्टिकल UN का, वो इसके अगेंस्ट है। तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल लॉ फ्रीक्वेंटली वायलेट होता है, तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं माना जा सकता। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि लॉ इज़ लेजिस्लेटेड बाय ए सोवरेन बॉडी। लॉ को लेजिस्लेट करने के लिए, बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट की जो है वो ज़रूरत होती है। क्योंकि इंटरनेशनल अरीना के अंदर कोई पार्लियामेंट है नहीं, तो उनका मानना ये है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो कस्टम से आता है, ज़्यादातर जो ट्रीटी से आता है, तो इसका मतलब है इंटरनेशनल लॉ ट्रू लॉ नहीं है, ये वीक लॉ है। ये क्या है जी? वीक लॉ है, उनका ये मानना है। तो ये हमारे पास 3 आर्गूमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब वो जो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक लॉ है, वो है, हम उनके आर्गूमेंट्स भी देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ डिफरेंटली ऑपरेट। वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो हॉरिजेंटली ऑपरेट करता है, वो स्टेट्स के दरमियान ऑपरेट करता है, जो कि सोवरन होती हैं, जो कि क्या होती हैं? सोवरन होती हैं। लेकिन जो नेशनल लॉ है वो क्या करता है? वो वर्टिकली ऑपरेट करता है, ऊपर गवर्नमेंट बैठी होती है, नीचे लोग होते हैं, तो इनका जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों लॉ नहीं है, इंटरनेशनल लॉ नहीं है और बाकी जो दूसरा लॉ है नेशनल लॉ है वो लॉ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हैं दोनों ही लॉ, लेकिन इनका ऑपरेशन का जो तरीका है ये बहुत डिफरेंट है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। दूसरा वो आर्गूमेंट देते हैं कि स्टेट्स जस्टिफाई देयर अनलॉफुल बिहेवियर बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वो ये कहते हैं कि जब भी स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करती हैं तब भी वो ये कहती हैं कि भाई वो इंटरनेशनल लॉ का ही सहारा लेती हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट्स मानती हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है, वो एग्जिस्ट करता है। फ्रीक्वेंटली वायलेट तो होता है, लेकिन वायलेट करते वक्त स्टेट्स ये नहीं कहती कि कोई लॉ नहीं है, वो इंटरनेशनल लॉ का सहारा लेती हैं। जैसे
जब वॉल बनाई थी इसराइल ने, तो वो कहता है जब वॉल बनाई थी इसराइल ने वेस्टर्न बैंक और अपने दरमियान, तो उसमें वो ये कहता है कि मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी का हक है, टेररिस्ट आके हिट करते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो इंटरनेशनल लॉ को ही एक्सप्लेन कर रहा है अपने जो इलीगल एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये दूसरा उनका आर्गूमेंट है। तीसरा है मोस्टली इंटरनेशनल लॉ इज ओबेड। वो ये कहते हैं, जो ये मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है, कि इंटरनेशनल लॉ ज़्यादातर इसकी क्या होता है, ये ऑपरेट करता रहता है, और जब ये वायलेट होता है तो लोग क्या करते हैं, वो अपरोर करते हैं, वो ब्रोहाहा करते हैं, ठीक है, यानी वो शोर मचाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ है, और जब वायलेट होता है तो तब जो लोग जो हैं वो शोर मचाते हैं, जब ये ओबे हो रहा है तो तब इसको वो कंसीडर नहीं करते। वो इसकी एग्जांपल ये देते हैं कि जैसे हम ये देखते हैं कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का जो हुआ था, कन्वेंशन हुआ था या ट्रीटी हुआ था, ठीक है, वियना कन्वेंशन, तो उसमें क्या है, वो हर वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो डिप्लोमेट्स हैं उनको सेफ्टी मिल रही है पूरी दुनिया में, लेकिन कभी किसी ने इसको क्रेडिट दिया है कि इंटरनेशनल लॉ की वजह से वो मिल रही है, कि स्टेट्स आपस में कम्युनिकेट बड़े फ्रीली और पीसफुली कर सकती हैं, कोई भी इसको क्रेडिट नहीं देता। तो वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को लोग डाउनग्रेड करते हैं कि ये लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब ये वायलेट होता है तो तब ये कहा जाता है कि ये तो बड़ा वीक है, और जब ये इसके ऊपर एक्ट अपॉन हो रहा होता है तो तब इसको क्रेडिट नहीं दिया जाता। एक और जो उनका आर्गूमेंट है वो ये है कि ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जब इंटरनेशनल लॉ ब्रीच होता है तो सैंक्शंस लगती हैं। फॉर इंस्टेंस हमने ये देखा कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी जब उसने न्यूक्लियर वेपन्स को परसू किया, जो कि एनपीटी की खिलाफ वर्जी है, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि ईरान की इकॉनमी इसको हर्ट हुई। इस तरह से हमने ये देखा कि सद्दाम के ऊपर सैंक्शंस, ठीक है। इसी तरह से आर्म्स एम्बार्गो लगती है, इसके तरह से रेपुटेशन ख़राब होती है आपकी जब इंटरनेशनल लॉ को आप वायलेट करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी कंट्री अगर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है तो कुछ नहीं होता, सैंक्शंस लगती हैं, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। फॉर इंस्टेंस जब नाज़ी जर्मनी के लोगों ने लोगों को जेनोसाइड किया, जो यहूदी हैं उनका, तो उसके बाद क्या बना, न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल्स बने। तो इन न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल्स की बनने की वजह से क्या हुआ, जो लोग इन्वॉल्व थे, जो मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे स्पेशली, उनको सज़ाए मौत दी गई। तो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं जो कि प्रोसिक्यूट करते हैं लोगों को। तो सैंक्शंस भी हैं इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने में। सो देयर इज़ नो सोवरेन बॉडी इंटरनेशनल लॉ, और उनका ये मानना है, जो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है, कि दुनिया में सोवरेन बॉडी तो है ही नहीं,